हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने टेंस पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है या किन किन रूल्स को फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल है, जैसे राम राइट्स, WRITES राइट्स ए लेटर। और इसी का मैं एक बार पैसिव बना के बता देता हूं आपको। ए लेटर इज रिटन WRITTEN बाय राम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो देखो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर लेके बैठें और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को आप नोटबुक में नोट करते रहें। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, एक निवेदन और कि वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो पूरा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि ऊपर वाला जो वाक्य है ये तो है एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, और नीचे वाला जो सेंटेंस है ये एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस का। अगर मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग यानी कि अर्थ सेम है, बट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है राम है और इसने काम किया है कौन सा, एक लेटर लिखने का, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का क्या है, डूअर है। तो ये सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, एक्टिव हो गया। दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें, ए लेटर इज रिटन बाय राम, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ए लेटर। अब ए लेटर ने ये जो वर्ब हुई है, ये जो वर्ब है, जो काम हुआ है, कौन सा काम, लिखने का। तो जो लिखने का काम हुआ है वो यहाँ पे लेटर ने नहीं किया है, यानी लेटर तो पैसिव है, काम किसके द्वारा हुआ है, राम के द्वारा। यानी कि इसमें हम अगर गौर से देखें, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, यानी कि राइटिंग का जो काम है, लिखने का जो काम है वो राम के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो जो काम हुआ है लेटर लिखने का, वो लेटर के द्वारा नहीं किया गया, वो राम के द्वारा किया गया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, पैसिव में लेटर सब्जेक्ट है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय अपने को मुख्य रूप से 5 चेंजेस करने पड़ेंगे। इन 5 चेंजेस को अपने को अच्छे से सीखना है। अगर ये हमने सीख लिया तो आप आराम से पैसिव बना पाओगे। पहला चेंज तो क्या कर देंगे हम कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। किसका, पैसिव वॉइस का। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यानी कि नया जो सब्जेक्ट बनेगा ना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अलग है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अलग है। या देखिए, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। तो यहाँ जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या लगानी है, वर्ब। और तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये पैसिव का
की पॉइंट है, यानी कि मेन वर्ब जो होगी उसकी हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी। एमवी की थर्ड फॉर्म लगा दो, यानी कि थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव पॉसिबल नहीं है। चौथा जो चेंज होगा वो ये होगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एमवी की थर्ड फॉर्म के बाद बी वाई बाय लगा दो। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है? बाय लगाना है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि यदि आवश्यक हो तो लगाना है, यदि आवश्यकता नहीं है तो बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे हम पढ़ने वाले हैं कि टू भी काम में आएगा और कहीं कहीं बाय की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हम सेंटेंस बनाएंगे। और जो लास्ट चेंज है वो ये है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट दिया गया है ना, उसको सब्जेक्ट को किस में चेंज कर दो? ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। सब्जेक्ट को किस में बदल दो? ऑब्जेक्ट में बदल दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने 5 रूल देखे। तो क्या इन रूल्स को हम या सेंटेंस, ये जो ऊपर एग्जाम्पल इसमें अप्लाई करके देखिए एक बार। देखो, सबसे पहले तो अपन एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो अपने को ये पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। जो वर्ब के पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। तो ये राम क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट। राइट क्या हो गया? सब्जेक्ट का वर्ब। और ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमने छांट लिया कि राम सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन था? ए लेटर। तो हमने क्या कर दिया? ए लेटर को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना के जो वर्ब थी उसके पहले, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में रख दिया। तो पहला रूल अपना फॉलो हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा रूल कहता है प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब हमको हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। हमने पहचाना कि राम राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी वो ली जाएगी इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर और इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरा नियम, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी। तीसरा नियम क्या कहता है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटर्न। चौथा नियम कहता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा दो? बाय। तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दिया। और पांचवा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम को राम ही रह जाएगा। प्रोनाउन होगा तो उसमें चेंज होगा, नाउन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही होता तो हिम हो जाता, शी होता हर हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, यू का यू ही रहता, वी का अस हो जाता। ये आगे हम टेबल में देखने वाले हैं कि प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपने को एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करने के लिए एक टेबल की आवश्यकता होगी। वो टेबल हम देख लेते हैं। यदि अपने एक्टिव वॉइस में आई दिया गया है तो पैसिव में आई को चेंज कर देंगे मी में। अगर वी दिया गया है तो वी को चेंज कर देंगे यू, एस, अस में। अगर यू दिया गया है तो यू में ही चेंज हो जाएगा। अगर दे दिया गया है THEY दे,
तो दे को चेंज कर देंगे THEM them में। ही दिया गया है तो ही को चेंज कर देंगे हम हिम HIM हिम में। और शी दिया गया है तो शी को चेंज कर देंगे हर में HER हर में। तो ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे कि अगर ऑब्जेक्ट में मी दिया गया है तो मी को आई में चेंज कर देंगे, अस को वी में, यू को यू में, देम को दे में, हिम को ही में और हर को शी में। यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि इनको किसको किस में चेंज करेंगे। दूसरा रूल जो हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि एक्टिव वॉइस में अपने पास, यहाँ मैं आपको बता देता हूं, एक्टिव वॉइस में अगर अपने पास कौन सा टेंस है तो कौन से टेंस में अपन चेंज करेंगे ये अपन देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उसमें एस या ईएस दिया गया होगा। और यदि सेंटेंस नेगेटिव अथवा इंटरोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू अथवा डज दिया गया होगा। तो यदि अपना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है तो पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लोगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा दो, प्लूरल है तो आर लगा दो, आई है तो एम लगा दो। ये तो कहानी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से अपने को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम दिया गया होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिया गया होगा। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, BEING इज बीइंग, या फिर आर बीइंग, BEING बीइंग, या फिर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कहानी हो गई। अभी आप केवल एक टेबल इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं एग्जांपल से आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर अपना सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगला जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। यानी आपसे ये एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। अगर और सरल शब्दों में आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो अपन यूँ समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब आप पैसिव में बदलोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं ना AJMR, वो काम में लेनी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर एक्टिव है पैसिव बदलते समय तो AJMR तो लगाएंगे, खुद का ही लगाएंगे। उसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग और जोड़ देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, वो काम में ले लेंगे। बिल्कुल सरल है, इतना मुश्किल है नहीं। आगे आप इनको और देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पे आपको प्रेजेंट का तो ये क्लियर हो ही गया, अब मैं यहीं लगे हाथों आपको पास्ट का भी समझा देता हूँ। अगर प्रेजेंट आपने समझ लिया तो पास्ट आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव होगा उसकी पहचान होगी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड दिया गया होगा। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। तो जब आप इसको पैसिव में बदलोगे तो याद करो, प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब काम में ली थी अगले वाले टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज़ काम में ली है। तो इसमें भी अगली वाली कौन सी है, पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होती है, वाज वर, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेंगे वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम काम में लेंगे। इसके बाद अगला आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान या हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। एक्टिव में ये होगा। जब पैसिव में आप इसको बदलोगे ना तो क्या कर दोगे, आप इसमें कर दोगे जैसा कि प्रेजेंट में किया था, हेल्पिंग वर्ब वो की वो ही लगा दो वाज और वर, और उससे के आगे बीइंग जोड़ दो, तो ये हो जाएगा वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कॉमन है, वो हमेशा आएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो यदि अपने को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो पैसिव बनाते समय अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड के आगे क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें काम में ली जाएगी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, पहले ही हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में दी गई होगी। जब आप पैसिव में बदलोगे ना तो इसमें भी वही नियम लग जाएगा। अगले वाले टेंस की यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है शैल बी या विल बी लगा दी जाएगी पैसिव में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा, पहले मैंने चर्चा कर ली, तो इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। अब इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो इसी जैसा कि पहले वाले पैटर्न में हमने फॉलो किया प्रेजेंट और पास्ट में, वही पैटर्न फॉलो हो जाएगा। यानी शैल हैव के आगे बीन और ऐड हो जाएगा। शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ लगे हाथों में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मॉडल्स होते हैं ना वो भी एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो यदि अपने को कोई मॉडल दिया गया है ना, तो जैसे शैल और विल भी मॉडल में काउंट होते हैं। तो कोई मॉडल अगर अपने को दिया गया है, जैसे मान लीजिए मॉडल अगर अपने को दिया गया तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
तो अगर मॉडल अपने को दिया गया है तो पैसिव में बदलते समय उसी मॉडल को एज इट हम लिख देंगे और उसके आगे बी और जोड़ देंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए सब्जेक्ट है आई, कैन क्या हो गया मॉडल, स्पीक क्या हो गया मेन, वर्ब इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। पहला रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया, पहला रूल फॉलो कर दिया। दूसरा रूल प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, या हेल्पिंग वर्ब नहीं है मॉडल है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है यानी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, तो जो मॉडल है उसी को एज इट हम लिख देंगे कैन और उसके आगे जोड़ देंगे बी। ये बी अपने को अपने मन से जरूर लगाना है। इंग्लिश कैन बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, SPOKEN स्पोकन, और उसके बाद बाय लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दो और आई को किस में चेंज कर दो मी में, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था कि आई को किस में चेंज कर देते हैं मी में, है ना। अब अपन एक एक टेंस का एक एक एग्जाम्पल लेकर और इसको थोड़ा क्लियर करने का और प्रयास करते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम गोज टू स्कूल। राम सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, गोज मेन वर्ब हो गई और टू स्कूल अदर्स मान लीजिए, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाएगी, ऑब्जेक्ट है अथवा नहीं है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैंने दो तरीके बताए हुए हैं आपको। पहला तरीका है व्हाट और दूसरा तरीका है whom, WHOM whom। व्हाट यानी क्या, whom यानी किसे। ये दो प्रश्न अपने को करने हैं, यदि इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का भी जवाब अपने को मिल जाता है ना तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। कैसे? राम गोज टू स्कूल, मैंने प्रश्न किया राम क्या जाता है, क्या जाता है का जवाब नहीं मिला, कहाँ जाता है पूछूं तो जवाब मिल जाएगा स्कूल जाता है। राम किसे जाता है या किसको जाता है इसका भी जवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं राम प्लेज क्रिकेट, तो क्या इसमें अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है? तो पहचानने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, राम प्लेज, राम खेलता है। प्रश्न करो क्या खेलता है, उत्तर मिला क्रिकेट खेलता है, तो इसका मतलब क्या का उत्तर मिल गया, दोनों में से एक भी सवाल का जवाब मिल जाता है ना, तो इसका मतलब अपना ये जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। तो राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज राम खेलता है, क्या खेलता है क्रिकेट, तो क्या का जवाब मिल गया, इसका मतलब ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पहचान ही है। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, राम टीचेज अस, राम हमें पढ़ाता है, राम टीचेज राम पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है जवाब नहीं मिला, किसको पढ़ाता है या किसे पढ़ाता है, अस यानी हमें पढ़ाता है, इसका मतलब ये अस क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करें।